अब क्लास में आइए, बैठिए और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यह क्लास जो है मात्र 40 मिनट का ही चलेगी। अब हम आपको आज बताए हैं कि आप पहले से हम टास्क दे चुके हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आप लोग पढ़ के आइएगा। क्योंकि जब आप पढ़े हुए रहिएगा और जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा तरीका से आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम जानते हैं आयरन जिसका जो संकेत होता है वह Fe होता है। आयरन का संकेत Fe होता है। और ये जो आयरन है उसके जो मिलने वाले जगह जो हैं, आयरन मिलने वाले जगह वह जमशेदपुर है, भद्रावती है, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है और बोकारो है। यहाँ आयरन मिलते हैं। और आयरन के जो ओर्स होते हैं वह मिलेंगे छोटा नागपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेंगे। यह जो जहां जहां आयरन के ओर्स मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आयरन के जो ओर्स होंगे वह आपके अयस्क जिसको बोलते हैं वह छोटा नागपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलेंगे। और आयरन जो मिलेंगे हमारा वह जमशेदपुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो, यहाँ पर आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे आपको ये जो आयरन है, आयरन के निष्कर्षण में पहले कुछ हम लिस्ट बना दिए हैं। उस लिस्ट को अगर आप याद कर लीजिएगा तो आयरन का एक्सट्रैक्शन जो है, निष्कर्षण जो है आपको आसानी हो जाएगा और आसानी से आप याद कर लीजिएगा। तो इस लिस्ट के पहले हम आपको बता दें कि ये जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26। और 11th में आप पढ़े हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, 3d6। और आप अब देख सकते हैं कि ये जो 4s2 यहां तक तो इनर्ट गैस है और यह है 3d6। तो 4s में हुंस रूल के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और 3d6 में d के लिए 5 बॉक्स बनेंगे। और आपको हम पहले भी बताए हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फील्ड आफ्टर देन पेयरिंग स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। एक बार गौर से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फील्ड, पहले इलेक्ट्रॉन अकेला भरेगा। आफ्टर देन पेयरिंग स्टार्ट, तब वो पेयर करना स्टार्ट कर जाएगा। कब? इन अपोजिट डायरेक्शन इन एनी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले अकेला भरेगा, उसके बाद जोड़ा के रूप में विपरीत दिशा में भरेगा। जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4s2 और 3d6 है, तो d में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 भर जाएगा। और इस प्रकार से इस आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। उसके बाद में हम जानेंगे कि आयरन जो है वह +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में रहेगा। जब वह +2 के रूप में रहेगा तो उसे अस बोलेंगे और +3 के रूप में रहेगा तो उसे इक बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता दें कि ये जो आयरन है, जैसे FeCl2 और FeCl3, देखिए यहाँ आयरन या +2 है या आयरन +3 है, तो इसको अस, इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड और FeCl3 का नाम होगा फेरिक क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम आपको 11th में ही इस क्लास के बारे में बता चुके हैं। फिर भी आपको यह आयरन पढ़ाने के पहले हम आपको बता दें, तो इसमें हम देख सकते हैं FeCl2 अस होगा, फेरस और यह होगा फेरिक क्लोराइड होगा। अब ये जो आयरन है उसका निष्कर्षण में एक हम लिस्ट आपको बना दिए हैं। इस लिस्ट के द्वारा आप आसानी से आयरन का निष्कर्षण जो है याद कर सकते हैं। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। खास करके बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चंस और आईसीआईसी बोर्ड में भी, सभी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बउआ इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हम जो आयरन है, वो आयरन के जो ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, वह पहला अयस्क जो है वह है हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3। दूसरा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट यह हो जाएगा Fe3O4, यानी Fe2O3 में एक Fe अगर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा मैग्नेटाइट। तीसरा ओर्स हो जाएंगे सीडेराइट, यानी यह हो जाएगा FeCO3, FeCO3 फेरस कार्बोनेट। और यह चौथा हो जाएगा आपको आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। आप लोगों को इसके पहले जो हम बताए थे उसमें लिस्ट बना के बता चुके हैं, फिर भी आप जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी कलम निकालिए और जल्द से जल्द इसको लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयरन पाइराइट को हम बोलते हैं FeS2, और ये FeS2 को हम फुल्स गोल्ड बोलते हैं, मूर्खों का सोना। ये जो FeS2 है इसको हम फुल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना के नाम से इसलिए जानते हैं कि आयरन पर सल्फर, सल्फर यानी गंधक का जो कलर होता है वह पीला होता है, और पीला कलर का अगर उस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है तो वो सोना जैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे हम फुल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। दरअसल है तो लोहा, लेकिन हम समझ लेते हैं कि यह हमारा जो है सोना है, और जब सोना गोल्ड समझ लेते हैं तो मूर्ख बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है फुल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। यह एग्जाम में बराबर बउआ पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना फुल्स गोल्ड का क्या सूत्र होता है, तो याद रखिएगा यह हमारा होगा आपको आयरन पाइराइट FeS2 जिसमें सल्फर मिले होते हैं, सीडेराइट FeCO3, Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो खनिज होते हैं, जो खनिज होते हैं जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिले होते हैं, उस खनिज को जब हम धातु का जब हम निष्कर्षण करने लगते हैं, जिसको हम अयस्क बोलते हैं, और ये जो अयस्क है सबसे कम खर्च और सस्ता में, जिसको आपको बताया ना कि वह विधि जिसमें कम खर्च लगे और सस्ता हो और वो बाजार में आकर के आसानी से बिक जाए, तो उसे हम ओर से यानी अयस्क बोलेंगे। और सबसे ज्यादा इस आयरन पाइराइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में सबसे कम खर्च अगर लगता है आयरन के निष्कर्षण में, जिसमें हेमेटाइट, तो यह हेमेटाइट से हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं। तो चलिए जल्दी से इस बात को लिख लीजिए, और नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अपने अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका बाद में आप लिख लीजिएगा। चलिए तो एक बार और याद करते हैं। आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसका एटॉमिक वेट आपको बउआ एक ट्रिक सिखाए हुए हैं कि एटॉमिक वेट याद करने के लिए कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो 2 गुना करके 4 जोड़ देना। मान लो अगर यह आपका 26 है तो 26 में 2 से गुना कर दो, 6 दूना 12 का 2 और 2 दूनी 4, 1 52, इसमें 4 जोड़ दो तो यह हो जाएगा 56। अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका आयरन का जिसे 55.85 55.85 है ये जो एटॉमिक वेट होते हैं, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग 556 के रूप में जानेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जस्ट याद कराने के लिए है कि 2 गुना करके और 4 जोड़ देंगे। और जब हमारा एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सम संख्या होगा, सम संख्या इवन नंबर होगा तो उसको 2 गुना कर देंगे, और ऑड नंबर होगा तो 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए आप कम से कम यहां जानेंगे कि ये जो आयरन का जो हम निष्कर्षण करेंगे वह हेमेटाइट से करेंगे। अब जाहिर है कि आप जल्दी से जल्दी आप लोग लिख लिए होइएगा। अब आयरन का निष्कर्षण
एक्सट्रैक्शन जो अब हम लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले हेमेटाइट जो होगा, हेमेटाइट जो खनिज से निकालेंगे उस अयस्क को, और उसका हम क्रशिंग करेंगे, यानी छोटा छोटा टुकड़ा में उसको बांट देंगे। क्रशिंग करने के बाद में तब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन करते हैं। हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या करते हैं, जैसे आप देखिएगा इस तरह से एक सीढ़ी नुमा बनाई जाती है, या और इसमें अयस्क जो हैं यहां से, या अयस्क इसमें डालते हैं, या अयस्क को जो डालते हैं, क्रशिंग किए हुए अयस्क को डालते हैं और इस पर एक नल लगा देते हैं जिससे वह पानी जो है इस पर गिरता रहे, यहां पर पानी गिरता रहे। अब ये जो अयस्क हैं यहां से चलते आएंगे, नीचे चूंकि ढलान है वहां पर, और यहां से चलते आएंगे और यहां पर एक बर्तन रख देंगे इस तरह से, और जो ये हमारा जो Fe2O3 है, हेमेटाइट जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, वो क्या होगा, इधर से आकर यहां पर धीरे से गिर जाएगा। क्योंकि वो भारी होता है तो वह लद से क्या करेगा, यहां पर गिर जाएगा, और मिट्टी जो है इधर से फ्लो करके और यह निकल जाएगी। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन विधि में हम क्या करते हैं, एक सीढ़ीनुमा एक प्लेन जगह बनाई जाती है, उस पर से अयस्क को हम ऊपर से गिराते हैं, क्रशिंग किए हुए अयस्क को महीन चूर्ण बना करके, देखो महीन चूर्ण कैसे बनाते हैं पहले एक बात जान लो। जैसे मान लो हम बाजार से सब्जी लाते हैं, तो सब्जी लाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसको धोते हैं, धोने के बाद में तो उसको काटते हैं। तो वही सिस्टम हमारा यहाँ भी चल रहा है कि जब भी हम अयस्क को लेते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा चूर्ण बना लेते हैं, क्रशिंग कर लेते हैं। क्रशिंग करने के बाद उसका हम पानी से क्या करते हैं, साफ करते हैं। जैसे सब्जी लाते हैं ना बाजार से, तो बाजार से सब्जी लाते हैं तो क्या करते हैं, पुनः उसको पानी से साफ सुथरा करते हैं, और पानी से साफ सुथरा करने के बाद में वह यहाँ पर आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस जो पानी से साफ किया हुआ जो हमारा अयस्क है उसको हम कैल्सिनेशन की क्रिया करते हैं। कैल्सिनेशन की क्रिया करने में हम आपको पहले भी बताए हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो है वह हवा की अनुपस्थिति में होगी, और रोस्टिंग की क्रिया जो होगी वह इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में होगी। तो कैल्सिनेशन की क्रिया में जितने भी ये जो पानी से साफ सुथरा अयस्क कर दिए, उसमें क्या होगा कि अशुद्धि के रूप में जैसे फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, सल्फर हुआ, या कैल्सिनेशन की क्रिया में वह अशुद्धियां जो हैं हट जाती है। उसके बाद में जब यह अशुद्धियां जो जैसे फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, सल्फर हुआ, ये जो अशुद्धियां हैं कैल्सिनेशन की क्रिया में हट जाती है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि कैल्सिनेशन की जो क्रिया होती है वह इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और हवा की अनुपस्थिति में होगी। उसमें जो कार्बोनेट के अयस्क होंगे या जिसमें जल मिले हुए हैं, हाइड्रोलिक के जो अयस्क होंगे, वह जो जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद में ये जो फास्फोरस, आर्सेनिक और या सल्फर जो है वह भी अशुद्धियां जो हैं निकल जाएगी। अब सुनो क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करने के बाद में चूंकि हम तो मैग्नेटिक ओर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुनः हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन की अभिक्रिया में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या करेंगे कि एक पुली पर यह जो है बेल्ट लगा होता है, इस तरह से यह बेल्ट लगा होगा, और यह जो पुली होगा यह क्या होगा, मैग्नेट से बना हुआ होगा, और इसमें कंसंट्रेटेड जो ओर्स होते हैं, जिस ओर्स का हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं, वह कंसंट्रेशन वाले ओर्स को हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरह से एक बना होता है सिस्टम, आइए कंसंट्रेशन ओर्स को यहां से डालते हैं। अब देखो क्या होगा,
या आपका कंसंट्रेटेड ओर्स जो है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं यहां जमा हो जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है यहां जमा हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण बताए थे, धनकुट्टी होता है, धान कूटने वाला जो मशीन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि धान को डालते हैं तो चावल एक साइड में और भूसा एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम क्या करते हैं कि आयरन के जो ओर्स होते हैं उसका हम कंसंट्रेशन की क्रिया करते हैं। तो उसमें एक मैग्नेटिक बेल्ट होगा, इस पर से अयस्क को, कंसंट्रेटेड ओर्स को डालेंगे तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे एक जगह पर जमा हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, जिसको हम अचुंबकीय पदार्थ गैंग बोलते हैं, उससे वह अलग हट जाएगा। बउआ यह सब विधि जो है थोड़ा गौर से समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब सुनो, अब क्या कुछ लिख रहे हैं आप लोग? क्या कुछ लिख रहे हैं? अच्छा नितिन, ठीक है, थैंक यू। समझ में आ रही है बुआ ना सभी को समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है ज्योति, ठीक है। अब देखो तो, अब ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है, अब सुनो, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेमेटाइट Fe2O3 अयस्क का चूर्ण बना लेते हैं, क्रशिंग कर लेते हैं। क्रशिंग करने के बाद में हम हाइड्रोलिक सेपरेशन करते हैं, जल से उसको धोते हैं और उसके बाद हम कैल्सिनेशन की क्रिया करते हैं, जिसमें से अशुद्धियां जैसे सल्फर हुआ, आर्सेनिक हुआ, फास्फोरस हुआ, यह सब सल्फर जो है वह सब निकल जाता है। क्या लिख रहे हैं सचिन? हाँ ठीक है, ठीक से समझ में आ रहा है दूंगा आप लोगों को ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। अब सुनो क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन जब हम कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करने के लिए हम एक ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं और उस ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या डालते हैं, ओर्स, जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको डालते हैं। उसके बाद उसमें कोक डाल देते हैं और उसमें लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर CaCO3 डाल देते हैं। तो क्या करते हैं कि इस फिगर को जरा देखिएगा, कप एंड कोन प्रोसेस। जैसे थोड़ा सा यह फिगर जो है आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। यहां से कप एंड कोन प्रोसेस में यहां से जो आपको डाला जाएगा कप एंड कोन प्रोसेस के द्वारा यहां से, और यहां से एयर निकलने के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और यहां क्या होगा, ऐसे एक फिगर आप लोग बना लीजिएगा। और यह जो टेम्परेचर है बुआ, जैसे आपको 2170 केल्विन, 1570 केल्विन, 1270 केल्विन और 1070 केल्विन, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को जरूर याद रखिएगा। अब सुनिए, यह सब पहले वाले उतार लिए हैं, इसलिए इसको अब हम मिटा देते हैं और मिटा करके फ्रेश फिगर बनाते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करने के लिए एक तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम हेमेटाइट जो ओर्स होंगे या हेमेटाइट ओर्स का हम पहले क्रशिंग करेंगे, छोटा छोटा चूर्ण बना लेंगे और क्रशिंग करने के बाद में उसे पानी से धो लेंगे। हाइड्रोलाइटिक हम प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर लेंगे कि पानी से उसको धोने के बाद में, वह विधि हम आपको फिगर देख के बता दिए हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि उसका कैल्सिनेशन करेंगे और कैल्सिनेशन करने के बाद में हम उस ओर्स का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे और मैग्नेटिक सेपरेशन करने के बाद में हम उस ओर को स्मेल्टिंग के लिए हम एक ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, जिसे हम वात्या भट्टी बोलते हैं। वात्या भट्टी की जो ऊंचाई होगी 50 फीट से 100 फीट ऊंचाई होगी
और चौड़ाई जो है 25 फीट चौड़ाई होती है। और इसको स्टील से बाहरी आवरण जो होता है उसका स्टील से बना होता है, और अंदर का जो आवरण होता है वह फायर ब्रिक्स से बना होता है। और इसमें क्या करते हैं, कप एंड कोन प्रोसेस के द्वारा हम इस वात्या भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में हम कंसंट्रेटेड ओर से, उसके बाद में कोक और लाइम स्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊपर से डालते हैं। डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नली निकली हुई है जिसे वेस्टेज गैस, व्यर्थ गैस निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। डिफरेंट टेम्परेचर में जैसे ऊपर होगा 1070 केल्विन, 1017 केल्विन और 1000 या 1270 केल्विन और 1170 केल्विन और 2170 केल्विन ये टेम्परेचर होगा। और आपका जो ये टेम्परेचर होगा वो आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे 1070 केल्विन, 1017 और इसमें 200 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1270 केल्विन। उसके बाद में 300 जोड़ देंगे तब यह हो जाएगा हमारा 1570 केल्विन, और इसमें 600 जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2170 केल्विन। यानी आपका 2170 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। सबसे नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और इसमें हवा जो है एयर पास करेंगे, हॉट एयर पास करेंगे, तो नीचे सबसे ज्यादा जो कंबसन किया जो जोन होगा, जो हम लिस्ट आपको पहले बना दिए हैं, इस जोन में क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पुनः यह कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा, फ्यूजन जोन में जाएगा जिसमें 1570 केल्विन है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद में जब हम बीच वाले जोन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा चूना पत्थर जो है, यह चूना पत्थर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है सिलिका से, बालू से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट या स्लैग बना लेगा। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब लोहा का निष्कर्षण हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो उसमें चूना पत्थर इसलिए मिलाते हैं कि बहुत सारी ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो आसानी से गल नहीं सकती है, मोल्ट नहीं हो सकती है, तो उसको मोल्टेन जोन में लाने के लिए, मोल्टेन टाइप में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें चूना पत्थर मिलाते हैं कि अशुद्धियों को वो गलनीय कर दे और वो गला दे। और इस प्रकार से चूना पत्थर जब हम डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जो स्लैग के रूप में लोहा के ऊपर हल्का होता है और तैरता रहता है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला जोन है, जो डिडक्शन का जोन है, इसमें आप देख सकते हैं कि Fe2O3 यह कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो यह बनेगा Fe3O4 प्लस CO2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। पुनः यहाँ पर Fe3O4 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके 3Fe और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और यही Fe जो है वह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो यह आयरन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और यह जो आयरन है वह द्रवित रूप में सबसे नीचे आ जाएगा, जिसे हम इसे टैप के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। और इस तरह से यह जो आयरन होगा, जो द्रवित रूप में आयरन होगा, इसे हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं, पिग आयरन। और पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज 4% होगा। और इस पिग आयरन को अगर हम सांचा में ढाल लेंगे, किसी भी ब्लॉक में अगर हम ढाल लेते हैं तो हमारा वह कास्ट आयरन हो जाएगा, कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। यह कास्ट आयरन जो होगा वह हार्ड होगा और यह ब्रिटल भी होगा, कास्ट आयरन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि आयरन का निष्कर्षण हम आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार नटशेल में मैं शुरू से आपको बता दूं कि आयरन जो है उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 26 होती है। एटॉमिक वेट में हम क्या करते हैं कि जैसे 26 है, डी ब्लॉक एलिमेंट दुगुना करके 4 जोड़ देंगे
तो हमारा आपका 56 अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट आ जाएगा, जिसका 55.85 55.85 एटॉमिक वेट होता है। और आयरन जो है +2 और +3 अवस्था में पाई जाती है। आयरन जो है +2 जो पाई जाएगी इसे अस, और +3 पाई जाएगी इसे इक बोलेंगे। जैसे FeCl2, जैसे FeCl2 को हम फेरस बोलेंगे, फेरस क्लोराइड, और FeCl3 को फेरिक क्लोराइड बोलेंगे। और ये जो आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, जिसमें मेन ऑक्साइड्स आपको हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3 और आयरन पैराइट FeS2। आयरन पैराइट को फुल्स गोल्ड के नाम से हम जानते हैं। अब क्या करते हैं कि सबसे आसानी से और सुविधा से कम खर्च में हमारा हेमेटाइट अयस्क से आयरन का हम निष्कर्षण करते हैं। इस निष्कर्षण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका चूर्ण बना लेंगे, क्रशिंग कर लेंगे। क्रशिंग करने के बाद में पुनः हम उस आयरन को हाइड्रोलिक प्रोसेस के द्वारा हम पानी से साफ कर देंगे। पानी से साफ करने के बाद में उस कंसंट्रेटेड जो ओर्स होगा उसका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन की क्रिया करेंगे। कैल्सिनेशन की क्रिया करने के बाद में हम मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम उसको अलग कर लेंगे, और उसके बाद स्मेल्टिंग के लिए इस ब्लास्ट फर्नेस में रखेंगे, जिसमें टेम्परेचर मेन आपको याद रखना होगा 1070, 1270, 1570, 2170 केल्विन टेम्परेचर होगा। और इसमें होने वाली जो रिएक्शंस होंगे वह सबसे नीचे वाले जो स्टेज होंगे वह उसको हम दहन क्षेत्र, कंबसन जोन बोलेंगे, जो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। फ्यूजन जोन में जब वह जाएगा तो यही कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर जाएगा और कोक से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ पर जो हमारा स्लैग का जो जोन है, धातुमल का जोन है, उस धातुमल के जोन में हम कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर डालते हैं, जो चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सिलिका से, बालू से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बना करके इसको बाहर निकाल देगा। उसके बाद में सबसे रिडक्शन का प्रोसेस, जो ऊपर का जो सबसे प्रोसेस होगा, जिसका टेम्परेचर 1070 केल्विन होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 1070 जो केल्विन हैं, इसमें हमारा जो हेमेटाइट ओर्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा, और यह Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके FeO बनाएगा, और यह FeO से अभिक्रिया करके कार्बन या आयरन बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। और व्यर्थ गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर वाले जोन से यहाँ से या बाहर आउट हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आयरन का निष्कर्षण कर सकते हैं। और इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, और मेरे समझ से आपको याद हो गया होगा। और कल का जो हम क्लास करेंगे उसमें एल्युमिनियम के बारे में बताएंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण के बारे में बताएंगे। यह बात जान लेंगे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में आपको मेटलवाइट में सबसे ज्यादा सिलिकॉन, उसके बाद मेटल में आपको एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद में आयरन ही है जो एबंडेंट के रूप में या वातावरण में यह पाया जाता है। और कल हम देखेंगे इस पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण, और इसी के साथ आप लोग एल्युमिनियम पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू।